नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 6 साल के इंतजार के बाद जापान और भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर मुहर लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान ये बेहद अहम समझौता हुआ। दुनिया में एटॉमिक अटैक झेलने वाला जापान अकेला देश है और बताया जा रहा है कि जापान ने पहली बार किसी ऐसे देश के साथ न्यूक्लियर डील की है जिसने एनपीटी या परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस करार से जापान भारत में परमाणु तकनीक का निर्यात कर सकेगा। भारत अब तक अमेरिका समेत 11 देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर डील कर चुका है, लेकिन जापान से ये डील कुछ खास मानी जा रही है। आखिर क्यों है ये डील खास? भारत को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? भारत और जापान रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा और चीन इसे किस तरह से देख रहा है, ये भी देखने जाने की ज़रूरत है। और साथ ही इस पूरे क्षेत्र में जो है, जब ये दोनों देश करीब आ रहे हैं, तो जिसे बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति बन जाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के चुने जाने के बाद, अब फिलहाल जिस तरह से नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, क्या उस दिशा में इसे एक कदम माना जा सकता है? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर BR दीपक है मेरे साथ, सेंटर ऑफ चाइनीज़ एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज़ JNU से आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन मेरे साथ मौजूद हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं राज्यसभा TV के। फॉर्मर एम्बेसडर KS वाजपेयी मौजूद हैं और RS कल्ला साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। कई देशों में राजदूत रहने के अलावा सेक्रेटरी भी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में। सभी मेहमानों का स्वागत है। प्रोफेसर दीपक, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि सबसे पहले ये 6 साल से जो चीज़ अटकी हुई थी, इस डील में खासकर एक जो पॉइंट था जिसको लेकर भारत को एतराज़ था, जिसको बताया जा रहा है कि जो नलिफिकेशन का जो क्लॉज था, वो कैसे, इस पर भारत कैसे सहमत हुआ? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से जो ग्लोबल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो शेप ले रहा है, और ख़ास करके अभी हमने अमेरिका में ट्रंप जी की जीत देखी है, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करते हैं अपने सहयोगी देशों को, जैसे जापान भी उसमें है, कोरिया भी उसमें है, तो इन देशों को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। उसने तो यहाँ तक बात की कि जापान और कोरिया वो न्यूक्लियर बना रहे हैं तो जा सकते हैं, मतलब उसमें हमको ज़्यादा लेना देना नहीं, और हम अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी चिंता करेंगे। हम क्यों दूसरे देशों के नेशनल इंटरेस्ट की चिंता करें, वो खुद करें। और जहाँ तक भारत और जापान का मुद्दा है, जिस न्यूक्लियर डील था, तो एक उसमें मुद्दा था कि क्योंकि भारत NPT सिग्नेटरी नहीं है और जापान, जैसे आपने कहा कि उसमें बमबारी हो चुकी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो ये एक बहुत सेंसिटिव मामला था। और उसके बाद में 2011 में जो फुकुशिमा का मसला सामने आया था, तो उसने भी जापान में जो एंटी न्यूक्लियर लॉबी है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया था। लेकिन घरेलू स्तर पर भी काफ़ी नाराज़गी थी इसको लेकर कि इस तरह की किसी डील में पड़े जापान। ना पड़े। तो और साथ में हमें देखा कि उसके बाद चीन जो उभर रहा है साथ में, और उसके साथ झगड़ा है उनका सेंकाकू आइलैंड में, साउथ चाइना सी में काफ़ी असर्टिव हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे मद्देनज़र देखते हुए तो मुझे लगता है कि ये सारे जो पहलू हम देखेंगे, तो इन्होंने दोनों राष्ट्रों को, और ख़ास करके मोदी और आबे की दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। और जो भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, बहुत बड़ी मार्केट है, जापानीज़ जो कंपनियां हैं यहाँ पर आने को तैयार हैं। और अगर हम देखें कि पिछले एक आध साल में तो जापानी जो कंपनियां भारत में, उनकी 6-7% बढ़ोतरी हुई है। अभी कम से कम 1300 के आसपास जापानी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही है। और ख़ासकर इस न्यूक्लियर डील के बाद ये व्यापार और भी बढ़ेगा। ये सिर्फ सिविल न्यूक्लियर डील तक सीमित नहीं रहेगा, ये और भी दिशाओं में, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, एनर्जी की बात है, तो सब जगह में पर्कुलेट करेगी। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक डील है, जिससे दोनों देशों को बहुत फ़ायदा होगा, सामरिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। एम्बेसडर वाजपेयी, ये बताइए, फिलहाल जिस तरह से अभी प्रोफेसर BR दीपक ने समझाया कि किस तरह से फ़ायदा हो सकता है दोनों देशों को, और ख़ासकर एक तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में, तेज़ी से बदलती हुई उस दुनिया में जिसमें अमेरिका की जगह शायद पूरी दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उसमें बदल रही है, और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी ज़ाहिर है उसके मद्देनज़र बदलेगी। आपको लगता है कि 6 साल बाद अगर ये संभव हो पाया है कि दोनों देशों के बीच डील हो रही है, इसके पीछे ये भी वजह है कि तेज़ी से जो है वो राजनीति बदल रही है दुनिया की? और दुनिया की तो राजनीतिक सारे मुल्कों की बदल रही है, क्योंकि जो टर्मोइल है इंटरनेशनल रिलेशंस में, मैंने
अपने 88 साल में कभी नहीं देखी है। मगर सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कोई पुराने इक्वेशंस जो थे, पावर इक्वेशंस जिसको कहते हैं, वो अब टूट गए हैं। मसलन यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो वेस्टर्न वर्ल्ड की सिक्योरिटी का एंकर था, वो बिल्कुल बदल रहा है। रूस का रोल बदल रहा है और सबसे ज़्यादा हमारे तरफ से देखने के लिए जो जापान से और एशिया पैसिफिक में बदल रहा है। इस टर्मोइल के मैं ज़्यादा एग्जैजरेटेड शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाकई एक टर्मोइल है। और अब सबसे बड़ी टर्मोइल तो ये है कि कोई अंदाज़ नहीं है कि नया सरकार अमेरिका का क्या एटीट्यूड लेगा। जो आपने ज़िक्र अभी किया उनके जापान और कोरिया के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बाबत, ट्रम्प साहब अभी नहीं सीख पाए हैं कि और मुल्कों की सिक्योरिटी उनकी अमेरिका की भी सिक्योरिटी की बात है। तो कौन पैसा दे, ये तो वो आजकल प्रोटेक्शनिज्म और अमेरिका की इकॉनमी मुश्किल में थी इसलिए ऐसी बातें होती हैं। मगर अमेरिका की न्यूक्लियर सिक्योरिटी अम्ब्रेला अगर जो हट जाए तो ये टर्मोइल और भी बढ़ेगी। मैं नहीं सोचता हूँ कि बदलेगी, मगर वाकई से एक सवाल पैदा हो गया है कि बगैर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हम लोग एशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं। इंडिया और जापान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तो बहुत ही अच्छे से बेसिस हो सकती है, मगर वो अकेले नहीं काम कर पाएंगे। उनको और भी आर्किटेक्चर में देशों को शामिल करना पड़ा। आसियान अब स्प्लिट हो रही है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वहाँ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ रहा है कि वो भी बदल रहे हैं। तो हम लोग किस तरफ देख सकते हैं। ये बातें जो हमने जापान से शुरू की हैं वो फंडामेंटल होंगी आगे की जो एशियन पैसिफिक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसके लिए। जी हाँ। अम्बेसडर काला, ये बताइए, फ़िलहाल जो हमने जैसे जिक्र किया कि बदलती दुनिया में खासकर जबकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आने वाले शायद एक साल में पता चले कि किस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको शेप देंगे, जिससे पता चलेगा कि दुनिया की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। एशिया के मद्देनज़र आप इस बदलते हुए पूरे रुख के साथ इस न्यूक्लियर डील को कितना अहम मानते हैं, भारत के लिए, जापान के लिए और एशिया के लिए? देखिए, जैसे ये न्यूक्लियर डील हुई है हमारी जापान के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डील है और मैं अपने प्रधानमंत्री को पूरी बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि ये पहली बारी जापान ने नॉन एनपीटी सिग्नेटरी कंट्री के साथ ये न्यूक्लियर डील के ऊपर उन्होंने अपना दस्तखत कर दिए। आपको याद दिला दें कि जापान सिर्फ एक ही देश है जिसके ऊपर एटॉमिक बॉम्ब हुआ था, नागासाकी में और हिरोशिमा में। और जो भी जापान में रह चुके हैं, जैसे मैंने तो वहाँ पर 3 साल सर्विस भी की है, तो एक पूरा जो आपको जो लोगों से संदेश मिलता है वो यही है, उनको जो भी न्यूक्लियर पावर है या न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, उनके साथ बहुत ही नफरत है। तो इसलिए तो जो भी जापानी गवर्नमेंट पहले जो थी उनको बहुत मुश्किल पड़ती थी कि ये ऐसी कोई एग्रीमेंट करें। तो इसलिए जो पब्लिक ओपिनियन है जापान के ऊपर, उसको पूरा कंट्रोल करके आबे साहब की जो जापानी गवर्नमेंट है उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के साथ जो समझौता किया है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जापान की जो टेक्नोलॉजी है, खास करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही एक हाई ऑर्डर की है और वो सारी दुनिया में लीडर माने जाते हैं इस टेक्नोलॉजी में। और अमेरिका में भी जो 2 कंपनी हैं, जैसे वेस्टिंग हाउस है या जीई है, जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है जो सप्लाई करती है जो न्यूक्लियर व्हाट यू कॉल इक्विपमेंट हमारे
न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए वेस्टिंग हाउस इज एक्चुअली जो है ये तोशिबा की कंपनी है। तोशिबा इसके मालिक हैं वेस्टिंग हाउस के। और तोशिबा आपको जानकारी होगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जापानी कंपनी है। बिल्कुल। इसलिए अगर हमने वेस्टिंग हाउस और जीई से भी इंपोर्ट करनी है क्या कहते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए इक्विपमेंट, तो हमें बहुत ही सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अब जापान भी आ गया है और उन्होंने जापानी गवर्नमेंट में की तरफ से कोई रुकावट नहीं आएगी जी। तीसरी बात मैं आपको रखना चाहता हूं आपके सामने, वो ये है कि जो हमारी न्यूक्लियर डील हुई है, ये सारे जितने भी देश हैं एशिया में, एशिया पैसिफिक में, खास करके चीन, उन्होंने सब ने नोट कर लिया होगा कि देखिए ये भारत और जापान दोनों एक कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले कई सालों से जापानी जो विदेश नीति थी उनकी, वो हमेशा ही अमेरिका की तरफ देखते थे जी। अगर अमेरिका से इशारा आ जाता था तो फिर वो आगे बढ़ते थे। ये पहली बारी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है कि भारत के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। और जैसे भी आपने देखा होगा जॉइंट स्टेटमेंट में ये साउथ चाइना सी डिस्प्यूट के ऊपर भी रेफरेंस आया है। बिल्कुल। हालांकि दोनों देश जानते हैं कि ये रेफरेंस देना। जी, मैं आती हूँ उसकी हाँ तरफ जी, भी, लेकिन हाँ पहले इस जी, डील पर जो है हम जी, थोड़ा जी, सा जी। फोकस करने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र रंजन, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है और एम्बेसडर काला भी ये कह रहे हैं कि अब जो है अमेरिका से आज़ाद होकर भी सोचने का वक्त है, वो कह रहे हैं कि जापान कम से कम ऐसा कह रहा है। क्या ये हम जल्दबाजी में ऐसा कह रहे हैं कि अमेरिका का जो प्रभाव है क्या अब दूसरे देशों की जो विदेश नीतियां हैं उन पर नहीं पड़ेगा? क्या वाकई भारत भी आज़ाद होकर अमेरिका के किसी इन्फ्लुएंस के बिना बात कर पाएगा? इस डील में क्या उसकी झलक नज़र आती है? मैं उस पर अपनी असहमति है मेरी, ये जो बात कही गई। इसकी वजह यह है कि जब ये मोदी सरकार जब आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 2-2.5 साल पहले, तब से भारतीय विदेश नीति में एक बहुत ही मेजर शिफ्ट देखने को मिला। और मोदी जी की विदेश नीति में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान का जो इस क्षेत्र में एक पहले से एक उनका जो समीकरण था, भारत उस समीकरण में मिलने की तरफ बढ़ा। और एक मुख्यमंत्री के तौर पे भी उनकी दिलचस्पी रही इससे पहले भी। मुख्यमंत्री के तौर पे भी दिलचस्पी थी। भारतीय जनता पार्टी की पहले से भी जो विदेश नीति रही है, जिसमें एक प्रो अमेरिकन टिल्ट उसके भीतर में रहा है। वो अमेरिकन टिल्ट यूपीए सरकार के समय में भी था, लेकिन उस में हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें कोशिश ये होती थी कि चाइना के साथ में भी और जो रूस है उसके साथ भी एक उसका संतुलन बनाया जाए। मोटे तौर पर चाइना के साथ जो संबंध उस समय थे, आज उससे संबंध काफ़ी बिगड़ चुके हैं। इसकी वजह, एक बड़ी वजह है कि पिछले 2.5 साल में भारत ने इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इनके साथ अपने संबंधों को ज़्यादा महत्व दिया, उनके साथ ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई। अब ये जो पिवोट ऑफ एशिया, जो एशिया की धुरी में, और जिसका कि मकसद प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाइना को घेरना माना जाता है या चाइना को कम से कम काउंटर बैलेंस करना माना जाता है, तो भारत उस कोशिश का हिस्सा बनता हुआ दिखा। उस कोशिश के बीच में जो जापान के साथ निकटता, और ख़ासकर एक ऐसे समय में जब साउथ चाइना सी का विवाद है और भारत के साथ जो अपने विवाद हैं, इन दोनों देशों के संबंधों में संबंध चाइना से बिगड़ते गए हैं, तो उसके साथ उसको बैलेंस करने की कोशिश में भारत जापान के संबंधों में घनिष्ठता आई है, ये निर्विवाद है। लेकिन ये कहना शायद मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा कि ये अमेरिका की अनदेखी करके की गई, बल्कि अमेरिका इस सारी कोशिश पर में एक उसकी छाया है इसके ऊपर। और क्या आपको लगता है इसकी वजह चीन है कि वो चाहता है कहीं ना कहीं चीन को चेक किया जाए? चीन को चेक करना इसके पीछे एक मकसद है, एक मकसद रहा है। अब सवाल यह है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के साथ ये सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। ये परिस्थितियां इस रूप में बदल सकती हैं, जैसा अभी बार बार सभी पैनलिस्ट ने कहा कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि आप अपना बम बनाओ, मैं आपकी हिफाजत करने के लिए मैं अपना पैसा खर्च नहीं करूँगा। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में एक एंटीसेमेटिक ट्रेंड भी देखने को मिला है, और अभी भी आज और कल जो खबरें आई हैं कि अमेरिका में रहने वाले यहूदियों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। तो आने वाले दिनों में इजराइल के साथ, जापान के साथ या इस पूरे इलाके के साथ अमेरिका के क्या संबंध बनेंगे, इस पॉइंट ऑफ टाइम में कहना बहुत मुश्किल है। उस परिस्थिति में ये जो 2.5 साल की नीति चली गई, इस समीकरण के साथ में आने की,
ये आगे चलकर भी कोई फ़ायदा देगी नहीं देगी, आज ये कहना मेरे ख्याल से प्रीपोस्चरस है। जी प्रोफेसर दीपक, आपका वाकई ये मानना है कि अभी इंतजार करके हमें देखना होगा कि किस तरह की विदेश नीति जो है अमेरिका की खासकर सामने आती है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पिछले कम से कम 8-10 साल के दौरान, या कहें कि पिछले 5-7 साल के दौरान, जब से हमने 1-2-3 न्यूक्लियर डील की अमेरिका के साथ, हमारे जितने घनिष्ठ संबंध हैं, कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर अमेरिका की छाया है। तो हमें ये इंतज़ार करके देखना होगा कि वाकई अब किस तरह से अनफोल्ड होती है डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति। क्या उनका जो ऑफिस है, जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो उन्हें वाकई इस तरह का बदलाव लाने की इजाज़त देंगे जिसकी वो बात करते रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि चाहे हिलेरी क्लिंटन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, भारत के साथ इन दोनों के ही रिश्ते और सुदृढ़ होंगे। क्योंकि अभी मैंने जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की बात की थी, वो इसकी ओर इशारा करता है। जो चर्निंग आजकल हो रही है, जो एम्बेसडर वाजपेयी ने की, काला साहब ने की, ये इसकी ओर एक सूचकांक है कि भले ही हिलेरी हो वहाँ पर, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जैसे जो चीन एक उभर करके एक महाशक्ति बन रहा है, उसकी जो आर्थिक स्थिति अभी 11 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई है। और अगर हम सैन्य शक्ति को देखा जाए, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है कि जो पिवट टू एशिया है, उसमें हम 60% अपनी जो सैन्य शक्ति वो यहाँ लगाएं। लेकिन अगर उस सैन्य शक्ति का हम विश्लेषण करेंगे, आज से एक दशक पहले 90 में जब अमेरिका का पूरा बोलबाला था, उस समय उसके पास 15 एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे समुद्र में, और उसकी जो जहाज़ें थी उसके साथ चलने वाली वो 250 के आसपास थी। लेकिन आज देखिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर 11 रह गए हैं, अगले साल तो 10 रहने वाले, और जो उसकी जहाज़ें हैं वो आधी हो गई हैं, 100 से ज़्यादा रह गई है। तो ये शक्ति तो गिर रही है धीरे धीरे, लेकिन हम अब उसको भी अभी उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एक बैलेंसर वो रहेगा अभी तक, लेकिन जब तक अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति है सुदृढ़ नहीं होती, तब तक उससे ये हम हम उससे नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आम जनता ये जाने कि जब ये सिविल न्यूक्लियर डील है जिसका कि सैन्य जो है उद्देश्यों से लेना देना नहीं है, तो आम जो भारतीय हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा जानना। आम भारतीय, मुझे लगता है कि क्योंकि इससे जो जापान और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये भी जो वैश्वीय जो ध्रुवीय जो शक्तियाँ हैं इधर उधर हो रही हैं, उसी का ही कारण है। जैसे अगर देखा जाए 90 की जो मैं बात करता हूँ, जापान ने पूरा का पूरा ताइवान में इन्वेस्ट किया, कोरिया में इन्वेस्ट किया, सिंगापुर में इन्वेस्ट किया, और ये शक्तियाँ उभर करके आ गई। और उसके बाद हमने देखा कि उसने चीन में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया 90s में ही जापान ने, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वहाँ लगी, और जापानी जो ऑटोमोबाइल्स हैं और जो दूसरी तमाम कारखाने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। और ये स्थिति अब आज हमारे साथ होने वाली है, क्योंकि चीन की जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वो धीरे धीरे खत्म होने जा रही है, क्योंकि जो उसका समीकरण है, खास करके अगर देखेंगे सर्विसेज और जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका जो संतुलन है वो ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। 45% मैन्युफैक्चरिंग रह गई है, और एक ज़माने में वो तो 65 तक हो जाती थी। और भारत, मुझे लगता है भारत का समय है, अगर हम अपने अगर डोमेस्टिक जो कैपेसिटीज़ हैं, ड्राइवर्स हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक ड्राइवर, उनको ठीक करेंगे, तो हम जो फ़ायदा चीन ने 90s में उठाया और जो जापान ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, वही इन्वेस्टमेंट अब हमारे देश में आने वाली है। जैसे मैंने कहा कि जो जापानीज कंपनीज है यहाँ पर। समय मेरे पास थोड़ा कम है। एम्बेसडर वाजपेयी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं यहाँ ज़रूर पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने इसमें बार बार जिक्र किया कि पहला ऐसा देश है भारत जो बिना NPT पे सिग्नेचर किए हुए जो है जिसके साथ जापान ने ऐसी डील की है, लेकिन कल ही रक्षा मंत्री का एक महत्वपूर्ण बयान आया है जिसमें उन्होंने इस बात से, हालांकि उन्होंने कहा कि उनका निजी बयान है, लेकिन क्या वाकई देश के रक्षा मंत्री के बयान को निजी कहा जा सकता है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बात कोई तय नहीं है कि भारत कभी भी जो है फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन का। क्या कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ा जा सकता है कि जापान को ये विश्वास ज़रूर था कि भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर शक्ति है, इसी की वजह से जो है NPT पे बिना दस्तखत के बावजूद भी ये डील हुई है? आपने एक जो सवाल पूछा है वो तो इतना अपना इंटरनेशनल रिपरकशंस और अपने देश में इंटरनल पॉलिटिक्स में अभी हंगामा होने वाला है,
माफ़ कीजिए, वो दूसरे डिबेट के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि बहुत लंबी बात है वो। मुझे उनसे ये कहना कि हमें नॉन फर्स्ट यूज़ रिविज़िट करना चाहिए, उससे कहने पे हमारा इन प्रिंसिपल कोई खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि असल में पाकिस्तान ने तो कुछ कहा ही नहीं इसके बाबत। उन्होंने नॉन फर्स्ट यूज़ अभी तक नहीं माना है। तो उनके साथ अगर जो हमें आगे कुछ सिक्योरिटी बढ़ानी है, ऐसा इशारा देना कोई बुरी बात नहीं है। मगर हाँ, अगर जो सीरियसली हम लोग ये सोच रहे हैं तो मानना पड़ेगा कि सारी दुनिया में इसका रिpercussion होगा। और इंटरनेशनली और इसको कैसे इसलिए देखा जाएगा, मैं ये भी आपसे ज़रूर मेरे जानना ख्याल चाहती से हूँ। वो तो सभी कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो, हम लोग तुमको मदद कर रहे हैं क्योंकि तुमने अभी तक इतना अच्छा रिकॉर्ड रखा है, अब एकदम से जब हम मदद कर रहे हैं तुम बदल रहे हो। इसलिए मैं, जैसा मैंने कहा, वो इतनी गंभीर और इतनी फार रीचिंग बात है, उसके ऊपर अलग डिबेट होना चाहिए। जहाँ तक ये इम्प्लिकेशंस हैं इंडो जापान, ये तो याद रखिए कि ये जापान वैसे अपने आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बढ़ाने की बहुत कोशिश की है, बहुत सक्सेसफुली की है। मगर ये मत सोचिए कि ये डील हो सकती थी बगैर अमेरिका की इजाज़त। अगर जो अमेरिका इसके ख़िलाफ़ होता तो ये नहीं होती। अमेरिका ने आखिरकार हमारे ही साथ तो सबसे पहले ऐसे डोर ओपन किया था, तो इसलिए ये अमेरिका को इससे खिलाफ नहीं होंगे, बल्कि इसको अपनी ब्लेसिंग दी होगी। पर जहाँ तक आपने बड़ी सवाल उठाया है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या असर है, सच बताएं, हम एक आइडियलिस्ट मुल्क शुरू से हैं जिसने सोचा है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा जिसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, WHO, फलाना ढिकाना, वो सब देश मिल के काम करेंगे। मगर जो पुरानी पावर स्ट्रगल है वो कभी नहीं बदली है, और असली वर्ल्ड ऑर्डर जो कोल्ड वॉर में भी वर्ल्ड ऑर्डर रहा है, वो मेजर पावर्स के आपस में जो समझौते होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले भी इशारा दिया था, आज कुछ पता नहीं है कि जो मेजर पावर्स हैं, स्पेशली अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोप मेजर पावर होना चाहता है मगर कुछ इंटरनेशनली करता नहीं है। जापान तो हमारी तरह अभी तक एक मिडिल पावर है। किस तरीके से हम लोग मिल के कर सकते हैं काम, मुझे तो इसके बाबत बहुत फिक्र है। जी। और सबसे ज़्यादा फिक्र तो मुझे ये है कि ये सब छोड़िए, अब हमारी जहाँ बेसिक नेशनल सिक्योरिटी है, जी जी। हमको ये याद रखना चाहिए कि दो देश हैं जो हमारी ज़मीन चाहते हैं। जी। अगर जो हमारे साथ उनकी जो मुश्किलात हैं कभी कॉन्फ्लिक्ट में इरप्ट हो गई तो कोई हमें मदद करने को नहीं तैयार है, वो हमको अकेला लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मगर जैसे जापान है, अमेरिका और देश हैं, वो तैयार हैं हमको इतना मजबूत बनाने को कि कोई हमारे खिलाफ जी हमला करने को भी नहीं जी, कोशिश शुक्रिया एम्बेसडर करेगा। वाजपेयी। मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। एम्बेसडर काला, माफ कीजिएगा जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। एम्बेसडर काला, ये बताइए फिलहाल कि जिस चीज़ का जिक्र सत्येंद्र रंजन ने यहाँ पर किया कि क्या इससे जो बैलेंस है जो पिछले 2.5 साल में बिगड़ता हुआ नजर आया है, चीन से हम लगातार जो है दूरी बना रहे हैं अपनी नीतियों की वजह से, आपको लगता है कि जापान के साथ ये डील कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक इरिटेंट का या चिढ़ाने का काम करेगा? चीन का बयान अभी साउथ चाइना सी पे आ चुका है कि जापान और भारत जो हैं वो अपने पड़ोसी के कंसर्न का, उनकी चिंताओं का ध्यान रखें। देखिए, अगर आप चीन की मद्देनज़र से देखें ये जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उनको परेशानी तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि जितने भी ये एशियाई देश हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं और उनको मतलब अपोज कर रहे हैं। तो इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कहीं ना कहीं इनकी जो जैसे हमारी गठबंधन बन रहा है जापान के साथ, इसमें अड़चने आए और कहीं ना कहीं इसको असफल हो जाए। इसलिए जो चीन की जो नीति रहेगी वो यही रहेगी, एक तो वो क्या हमारे
भारत के ऊपर थोड़ा सा दबाव भी डालेंगे। जैसे अब स्टेटमेंट्स आ रही हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनके न्यूज़पेपर्स में आ रही है, जैसे ग्लोबल टाइम्स में आ रही है, पीपल्स डेली में आ रही हैं। एक तो दबाव डालेंगे उस तरफ, दूसरी तरफ जब भी हमारे उनके साथ मीटिंग होगी, जैसे उनके जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पिछले 3 महीने में 3 बारी हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के साथ उनकी बातचीत चली, अजीत डोवल साहब के साथ चली, तो कहीं ना कहीं तो वो ज़रूर यही कहेंगे कि भी देखिए आप इस जैसे साउथ चाइना सी का मसला है उसके ऊपर दखल मत दीजिए, क्योंकि ये आपके कोई कंसर्न नहीं है जी। और हमारे लिए तो ये कोर इशू है जी जी। तो इसलिए वो हो सकता है कि जैसे हमारा इतना लंबा उनके साथ बॉर्डर है तो उसके ऊपर भी दबाव डाल सकते हैं। जी जी। सो इसलिए हमें थोड़ा से ध्यान से देखना ध्यान पड़ेगा, से हमें चलना पड़ेगा। और जैसे शुक्रिया एम्बेसडर काला, शुक्रिया, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। शुक्रिया, आखिरी 30 सेकंड सदेन जी। नहीं, ये जो डील की बात है, जिससे जो उम्मीदों की बात है, जब भी कोई डील होता है तो उसमें उम्मीदें बहुत होती हैं, लेकिन वो उससे एक्चुअल में कितना फ़ायदा होता है ये तो वक्त गुजरने और जो परिस्थितियाँ उससे होती है। जो मनमोहन सिंह और बुश का जो डील हुई थी उस समय देश में बहुत उत्साह का माहौल था, हर घर में बल्ब जल जाएगा, और लेकिन क्या अभी तक कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा नहीं है देश में। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यरंजन आपका। तो साफ तौर पर फिलहाल ये डील भी हो चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में खासकर जो विदेश नीति के छात्र हैं, जो विदेश नीति को बहुत बारीक तरीके से देखते हैं नज़दीक से, उनके लिए शायद आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प होगा। ये देखना होगा कि अमेरिका में किस तरह के हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, बदलते हैं, उसी के साथ शायद पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है वो बदलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।